बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए होता है और कार्यक्रम की शुरुआत होती है और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं ताकि आप लाभान्वित हो सके। और आप हमारे इस कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं और हमारा ये कार्यक्रम हर दिन देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनुदान पर कर सकते हैं लघु कृषि उपकरण बैंक स्थापना। राज्य में मछली पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बागवानी फसल बेल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पंत अपर्णा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैंप्स और पैक्स छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान पर कृषि उपकरण ले सकते हैं। छोटे कृषि उपकरण बैंक की कुल योजना लागत 6,25,000 रुपए प्रति इकाई है। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने और मछली पालन के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मछली पालकों को अनुदान पर कुल 47 तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुक को 60% और सामान्य श्रेणी के लाभुक को 40% अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बैगन फसल में लाल मकड़ी कीट लगने का खतरा रहता है। किसान भाइयों, यदि आपके बैगन फसल में लाल मकड़ी कीट का प्रकोप दिखे तो ओमाइट दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। लाल मकड़ी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये बैगन के पौधों पर जाला बनाने वाला लाल रंग का कीट होता है। ये पौधों के कोमल अंगों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आ जाती है। बैगन में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए ओमाइट, इथियॉन या डाइकोफॉल में से किसी एक दवा का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में बेल फल की मांग बढ़ जाती है। राज्य के किसान व्यावसायिक रूप से बेल की बागवानी करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बेल के बेहतर फलन और उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेद वाले बेल लगाएं, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। बेल की जो किस्में हैं उसमें सबसे हम जो पहले से बताते आ रहे हैं, जो पंतनगर यूनिवर्सिटी से जो किस्में निकली है उसको हमने यहाँ पे शोध किया है और पाया है कि पंत अपर्णा, पंत सुजाता, पंत उर्वशी यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। उसी के साथ में ICR की जो हमारी नई किस्म जो प्लांटों से निकली है, स्वर्ण वसुधा, एक बोनी किस्म है। अच्छा मीठा फल इसका निकलता है और इसको शरबत के रूप में अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको भी आने वाले समय में किसान लोग लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा और अच्छा फ़ायदा देगा। राज्य के जो किसान वनोत्पाद के रूप में लाह की खेती करते हैं, वे टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण लेक शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आइए जानते हैं मिर्च फसल में लगने वाले फल छेदक कीटों की रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में फूल से फल बनने के दौरान फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप हो तो इसकी रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गाँव। गोभी लगाए, बंधा लगाए, टमाटर लगाए, मिर्चाई लगाए, बैगन लगाए,
अभी फ़िलहाल टमाटर, पालक, गेंदारी वगैरह है अभी मेरा ज़मीन पर वर्तमान। 5 कट्ठा ज़मीन पर से ही मैं अपना परवरिश करते हैं। खेती से चल जा रहा है, मैं तो अपना परवरिश कर रहा हूँ अच्छी ढंग से। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं। विराम में भी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो मोटे अनाज की खेती करते हैं और हमारे भारत सरकार ने हमारे किसानों के हित के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं निकाली है जिससे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मोटे अनाज की खेती के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके, जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं स्टूडियो की ओर। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों,
भारत जैसे देश में अनाजों के उत्पादन का इतिहास और परंपरा की फहरिस्त बहुत लंबी है। लंबे समय से यहाँ किसान बहुत तरह के अनाज उगाते हैं आए हैं। शायद भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनाजों के बारे में अगर पूछा जाए तो शायद ही कोई भी ऐसा अनाज है जो यहाँ नहीं उगाया जाता है। ऐसे में कई बार पोषण के लिए या जलवायु परिवर्तन की वजह से या बहुत सारे ऐसे कारण हैं, स्वास्थ्य की वजह से या फिर भोजन की आपूर्ति के लिए कुछ अनाजों का उत्पादन किया जाता रहा है। ऐतिहासिक रूप से अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता से अभी तक की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत तरह के अनाज भारतवर्ष में उगाए जाते रहे। दुर्भाग्यवश कुछ समय के लिए मोटे अनाजों की खेती अच्छी तरह से भारतवर्ष में नहीं हो पाई, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से या ज़रूरत के हिसाब से अब मोटे अनाजों की मांग निश्चित रूप से बढ़ी है। ऐसे में सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, आप किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अजय कुमार सिंह। श्री अजय कुमार सिंह समिति निदेशक हैं झारखंड सरकार में। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। रांची दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा जोहार, नमस्कार। सर, हम मोटे अनाजों की खेती की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कई तरह की चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हालांकि मोटे अनाजों की खेती के बारे में बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो नए तौर पर इसमें जुड़ना चाहते हैं। जानना ये चाहेंगे हम कि जब मोटे अनाजों की बात करते हैं तो किन किन अनाजों को हम मोटे अनाजों की श्रेणी में रखते हैं? सबसे पहले तो गौतम जी हम कहना चाहेंगे कि मोटे अनाज जिसको कह रहे हैं, हमारे यहाँ झारखंड में मेनली मरुआ, ज्वार, बाजरा, इस सब चीज़ का खेती होता था और उस समय उसको मोटे अनाज कहा जाता था। आपको मालूम होना चाहिए कि 2023 को यूएनओ में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और भारत सरकार के बड़े बड़े उच्चाधिकारी कह रहे हैं भाई मोटे अनाज कह के अब सबसे अच्छे अनाज को अपमानित ना कीजिए और अब इनका नाम श्री अन्न के नाम से, श्री अन्न के नाम से जाना जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तहाँ भी चूँकि परंपरागत रूप से उसको मोटे अनाज कहते आ रहे हैं तो मुंह से निकलता ही है, परंतु उसको टोका टोकी हो रहा है। अब साहब आप ऐसा क्यों बोलते हैं, आप मोटे अनाज क्यों बोलते हैं, ये तो सबसे अच्छा अनाज है। अब बिल्कुल सबसे अच्छा अनाज है। हाँ, इसके कई कारण भी हैं। बिल्कुल, देखिए गौतम जी, आप 1951 से लेकर के चलिए 1950-51 से, तो उस समय हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अनाज उत्पादन बहुत कम होता था। हमारी आबादी जब 1/4 थी, लगभग 32 करोड़ के आसपास, उस समय हमारे पास जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, अनाज उत्पादन जो हो रहा था, वो 50-51 मिलियन टन के बराबर के आसपास हो रहा था। और उस समय हमारी सरकारें विदेशों पर निर्भर करती थी कि साहब अनाज आयात करना पड़ता था, थोड़ा सा सुखाड़ हुआ नहीं, थोड़ा सा अकाल पड़ा नहीं, तो विदेश से ही आता था और बहुत घटिया क्वालिटी का अनाज आता था, उसको हम लोग, हमारे पूर्वज खाते थे। आज स्थिति ये है कि हमारा प्रोडक्शन जो अनाज उत्पादन हो रहा है वो 50 मिलियन टन से 300 मिलियन टन हम पार कर चुके हैं। 6 गुना हमारा उत्पादन बढ़ गया है, जबकि जनसंख्या अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 गुना बढ़ा है। आज हमारे पास इतना अनाज हमारे गोदामों में पड़ा हुआ है कि देश विदेश को में भी अगर ज़रूरत हो, कहीं भूकंप आ रहा हो, कहीं अकाल की स्थिति हो, तो हमारी सरकार कहती है भाई इसको भेज दिया जाता है। तो अनाज उत्पादन अब हमारे पास काफ़ी हो रहा है, परंतु एक बात देखने में आ रहा है कि साहब हम जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं, जिसको उत्तम अनाज माना जाता था, गेहूँ, चावल, उसमें है क्या? मोर एंड मोर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के चक्कर में हुआ क्या है, हम इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ किए, इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए, इतना ज़्यादा इरिगेशन का यूज़ किए, तो उसमें हुआ क्या? सबसे पहले इरिगेशन में ज़्यादा पानी यूज करने के कारण हमारा जल स्तर नीचे चला गया। फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड यूज करने के कारण हमारा फूड ग्रेन जो है वो दूषित हो गया है। साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो गई है। दूसरे तरफ जब उसको हम मोटा अनाज कहते थे, पहले हमारे ज़माने में आप पता कीजिएगा कि उस समय
जो लेबर क्लास का लोग होता था, घर में मजदूरी करता था, उसको दिया जाता था मरुआ का रोटी, अपने लोग खाते थे गेहूं का रोटी। आज परिस्थिति बदल गई है। मरुआ में पौष्टिक तत्व भी बहुत अधिक है, तो इसलिए जब जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि साहब मरुआ, ज्वार, बाजरा ये सब चीज़ का हमको खाने के लिए मिले। और हो क्या रहा है कि लगातार जो हम गेहूं और चावल के तरफ आकर्षित होते चले गए, इसके कारण क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में, पहले हिंदुस्तान में और खास करके झारखंड में, झारखंड का भूमि तो इसी के लिए है ही है। तो फूड ग्रेन यही मरुआ का खेती होता था, लेकिन गेहूं और चावल उसको रिप्लेस करते चला गया। परिणाम ये हो रहा है कि आप झारखंड का एक आंकड़ा लीजिए तो मात्र 17,400 हेक्टेयर टोटल हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 28 लाख हेक्टेयर है, उसमें मात्र 17,400 हेक्टेयर में हमारा परंपरागत जो अनाज था मरुआ इतना में हो रहा है। और इसका प्रोडक्शन देखिएगा तो पूरे झारखंड में 16,000 के आसपास, 16,000 टन के आसपास हो रहा है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि हमारा प्रोडक्शन का लेवल मिलेट का या श्रियन का, जिसको आप मोटा अनाज कहते हैं, उसका नहीं, आज के बाद से ये मोटा अनाज तो हमारे प्रयोग से बाहर निकल गया। हाँ, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, मैं आपके सारे दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि साहब इसका महत्व दिया जाए, बिल्कुल। और महत्व है भी, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो भी महत्व है, जलवायु की दृष्टि से देखें तो भी महत्व है। देखिए है क्या, चाहे आप मरुआ लीजिए, ज्वार लीजिए, बाजरा लीजिए, झारखंड में यही 3 तरह का मिलेट का खेती होता है। ऐसे तो कोदो है, गुंदली है, सामा है, कुटकी है, तो झारखंड में इसका बहुत कम ये प्रचलन रहा है। आप देखिए कि मरुआ, ज्वार, बाजरा ये कैसे ज़मीन में हो रहा है। ये ऐसे ज़मीन में हो रहा है जिसका कि पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, न्यूनतम। आप देखिए कि झारखंड में लास्ट ईयर जो दर्दनाक स्थिति रही है सुखाड़ का, अगर हम मरुआ का खेती किए होते, ज्वार का खेती किए होते तो ये हालात नहीं होता। दूसरी बात कि ये जो मिलेट का खेती है, ये करने से फर्टिलाइजर कंजम्पशन नहीं हो रहा है, पेस्टिसाइड कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो एक तरह से आप जहां ऑर्गेनिक का बात करते हैं, ऐसे भी झारखंड में फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का जो स्टैंडर्ड है उसका 50% हम फर्टिलाइजर कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम मोर और लेस ऑर्गेनिक के तरफ हैं। और अब जब हम भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अगली बार का बजट में हम बजट का बात करेंगे, मतलब कि बहुत हम अधिक इसमें खास करके अपलैंड में मिलेट का खेती, श्रीअन्न का खेती व्यापक पैमाने पर करने जा रहे हैं। लगभग हमारा टारगेट है कि 2 लाख हेक्टेयर में, अभी जो हम बता रहे थे कि 17,000 हेक्टेयर में खेती हो रहा है, 23-24 में हम 2 लाख हेक्टेयर में मिलेट की खेती करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, बजट में हमारा इसके लिए कोई प्रोविजन पहले नहीं हुआ करता था। अभी इस बार 23-24 का बजट में 50 करोड़ का इसमें सिर्फ दिया गया है कि मिलेट की खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए होगा। इसको लोगों को बताना होगा। इसके लिए बड़ा व्यापक हो रहा है प्रचार प्रसार का व्यवस्था कि हम स्टेट लेवल पर बड़ा वर्कशॉप करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्कशॉप करेंगे, लोगों को बताएंगे, और फिर प्रखंड स्तर पर स्कूल जाकर के जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ जाकर के लोगों को समझाया जाएगा कि साहब आप चावल और गेहूं जो आप खा रहे हैं, इससे बहुत तरह का बीमारी को हम जो शरीर में रेजिस्टेंसी होता है वो ख़त्म हो गया। हमारा इम्यूनिटी जो अभी कोरोना काल में इम्यूनिटी खोज रहे थे, बिल्कुल। तो वो इम्यूनिटी हमको ये खाने से मिलेगा। अच्छा, पोषण का एक ये है और इसके साथ प्रतिरक्षण का भी एक आधार है। बहुत प्रतिरक्षा रोगों के प्रति बहुत अधिक इससे मिलती है। तो प्रचार प्रसार का हमारा ये स्ट्रेटजी है कि पहले हम स्टेट लेवल पर सारे हमारे जितने एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन वर्कर हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आफ्टर दैट उसके बाद हम जिला स्तर पर करेंगे वर्कशॉप, और प्रखंड स्तर पर करके लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। और यहाँ इतना ही नहीं है, हम स्कूल जा कर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही साथ क्या है कि सरकार का जो, जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, तो सरकार का जितना योजना चल रहा है
स्कूल में भोजन देने का है, मिड डे मील है, तो मिड डे मील में भी हम प्रयास करेंगे। जितना भी सरकारी आयोजन हो रहा है, जितना भी सरकारी आयोजन अभी हो रहा है, उसमें देखिएगा कि ज़्यादातर में मिलेट का कुछ न कुछ आइटम जरूर दिया जाता है। ये अभी जो G20 की बैठक की ये में था, उसमें भी इस चीज़ को परोसा गया उसमें भी हो रहा है। और जितना भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तो जितना भी वर्कशॉप हो रहा है, जितना भी मीटिंग हो रहा है, उसमें मिलेट को निश्चित रूप से इंक्लूड किया जा रहा है। तो है क्या कि हम मिलेट का प्रोडक्शन भी करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, इसका वैल्यू एडिशन के लिए इसका साहब बिस्कुट कैसे बनेगा। बिल्कुल, हम जहाँ तक मुझे जानकारी, हो सकता है कि थोड़ा आंकड़ा इधर उधर भी हो, 175 से ज़्यादा इसमें स्टार्टअप के ये चल रहे हैं कि विभिन्न तरह के स्टार्टअप, इसमें जैसे बिस्किट वगैरह के बारे में बता रहे हैं, इसमें रोजगार का भी एक अच्छा प्रबंध होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार का बढ़ेगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। और साथ ही साथ इसका जो उपज हो भी रहा है, अभी आपको बताएं, झारखंड के बारे में फिगर में आ रहा है, इधर 100 टन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ है आपको ई नाम से, ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ है रांची से, 100 टन के आसपास यहाँ से गया है। तो कहने का मतलब यह है कि मरुआ यहाँ का बहुत पुराने ज़माने से बहुत लोकप्रिय फसल हुआ करता था। अब हमें फिर से वहाँ पहुँचना है, फिर से हम मरुआ को, ज्वार को, बाजरा को उतना ही लोकप्रिय बनाना है। और साथ ही साथ किसान जो उपजा रहा है, सरकार की पॉलिसी ये भी होगी कि सरकार जो मुझसे सपोज कीजिए कि मार्केट वैल्यू अभी उतना अधिक नहीं है। हम यहाँ आपको रोक कर ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम उत्पादन कर रहे हैं, आपने बताया कि 2 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की बात चल रही है, तो उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। उत्पादन अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से बाजार की भी व्यवस्था की ज़रूरत होगी। तो इस दिशा में भी क्या काम चल रहा है? इसमें देखिए, हम बताएं ना कि अब से मिड डे मील है, उसमें सरकार अनाज खरीदती है, बाहर से आता है गेहूं, चावल, ये जो कुछ भी दिया जा रहा है, उसमें एक आइटम इसको किया जाएगा कि साहब मरुआ का जो कि पौष्टिक भोजन है, तो बच्चों को इसका रोटी खिलाइए, इसका बिस्कुट दीजिए। तो मिड डे मील में करेंगे। और दूसरा, अब तो पैकेजिंग में भी चेंज कर इस पर अच्छी कमाई हो रही है। हाँ, ये भी होगा, पैकेजिंग भी होगा। और उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको लोकल स्तर पर बनाने के लिए लोगों को दिया जाएगा कि साहब स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे हमारा जो उपज होगा वो उसका मूल्य किसानों को मिल जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए, अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है, इसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, इसमें प्रोडक्शन जो हो रहा है कि जैसे 17,000 हेक्टेयर में लगभग 17,000 टन हो रहा है, 1 टन प्रति हेक्टेयर हो रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि फसल वही रहेगा, वैरायटी वही रहेगा, लेकिन पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, खेती का तकनीक जो है चेंज करेंगे उसको। अभी तक जो मिलेट होता है उसमें खाद पानी नहीं दिया जाता था, अब खाद नहीं देंगे, लेकिन जीवामृत है, गोबर का जो खाद बनता है वो चीज़ देंगे। तो इससे हमारा प्रोडक्शन और सिस्टम जो होता है, जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है कि स्पेसिंग को मेंटेन करना है, पहले जैसे तैसे उसको छीट दिया जाता था, अब उसका पैकेज एंड प्रैक्टिसेस करके हम पौधा से पौधा का दूरी को मेंटेन करेंगे। पहले जो तो ये सब करके क्या होगा कि उत्पादन हमारा दुगुना होगा। जो पहले जो पारंपरिक ढंग से करते थे वो बहुत ध्यान इस पर नहीं देते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक विधि श्रीअन्न में भी किया जा रहा है। सभी यूनिवर्सिटी को, कृषि विज्ञान केंद्र को भी ये निर्देशित किया गया है, अब इसी पर रिसर्च कीजिए जी कि कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। हमारा पड़ोसी स्टेट उड़ीसा में तो इसका व्यापक पहले से चल रहा है और ज़्यादा बड़ा उसका बजट भी है। इस साल पहला बार का हमारा बजट जो है इसमें 0 पहले हुआ करता था, इस बार हम 50 करोड़ इसमें रखा जा रहा है, जिससे कि इसके उत्पादन बढ़ेगा और बढ़ने के बाद लोगों का स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बिल्कुल। विगत कुछ वर्षों से जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही है। अब तो जो हम देख रहे हैं कि जो श्रीअन्न है वो मॉल में भी मिलना शुरू हो गया है। अब पैकेजिंग की बात जो हम कर रहे थे, मॉल में भी मिलना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को जो है कि जो आमदनी जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। गौतम जी, आप जाके खोजिए, ये मॉल में ही मिलेगा। अभी आम दुकान में ये नहीं मिल रहा है। अच्छा, अभी मॉल में ही मिल रहा है। मरुआ का बिस्किट आप जगह खोजिए, छोटा मोटा दुकान में नहीं मिलेगा, लेकिन आप रिलायंस स्मार्ट में चले जाइए, वहाँ जरूर मिल जाएगा। तो अभी जिससे
ये जो हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है ये बुद्धिजीवियों तक ही पहुंचा है जी। उस दिन हमारा ये सफल तब होगा जब हमारा गांव का लोग समझेगा इसके महत्व को कि साहब अब रोटी चावल जो गेहूं और चावल चल रहा था वो पौष्टिक नहीं है, पौष्टिक यही है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सबके खाने में भी वो आएगा, भोजन में भी आएगा। और पहले से भी इसका प्रयोग हम जैसे कुछ जो हमारे पर्व त्योहार हैं उसमें भी मड़वा वगैरह का प्रयोग होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा पर्व त्योहार जो भी है कुछ न कुछ आध्यात्मिक के साथ जुड़ा हुआ ही है। तो पुराने जमाने के लोग भी समझते थे कि अच्छा अन्न है जी, ये पौष्टिक तत्व पौष्टिक भोजन है, इसलिए चलो भाई सालों भर नहीं खाएगा तो कम से कम एक सीजन में तो खिलाओ। बिल्कुल, एक सीजन में तो खिलाओ। अब जैसे क्या होता है, एक पर्व होता है कि आंवला के पेड़ के नीचे भी करना है, कुछ आप सुने होंगे। तो काहे के लिए किया जाता है? आंवला का जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो उसको जिंदा रखना है, लोगों के जेहन में जिंदा रखना है। यही लोगों के जेहन में जिंदा रखने के लिए ही मरुआ का रोटी पर्वों में भी खाने का सिस्टम रहा है। बिल्कुल। किसान भाइयों, अगर आप खेती कर रहे हैं मोटे अनाजों की तो इसका एक व्यापक स्तर पर जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इस पर जो पोषण के लिए जो जरूरी है सारी चीज़ें हैं। आप मड़वा या रागी या कोदो सावा जो भी है, आप इसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आप इससे जुड़ें और पोषण के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी आप देश के लिए एक बड़ी सेवा हो गई है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।